नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता की सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रही हमारे साथ और देखती रही जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को और कोच से मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और बधाई भी दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे खिलाड़ियों के जीवन में बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को कई सुविधाएं दी हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे। दरअसल हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी और कोच ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कुश्ती के सुनील कुमार, अंतिम पंगाल और गोल्फ में दीक्षा डागर को बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से सुझाव मांगे हैं कि वो किस प्रकार से हरियाणा में खेलों को और बेहतर बना सके और इसको बढ़ावा भी दिया जा सके। इस पर खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की तारीफ करते हुए कहा कि खेल नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। युवा वर्ग के साथ साथ बच्चे इस खेल नीति से प्रभावित होकर खेलों की ओर आकर्षित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में युवा अब खेलों में भविष्य बनाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश में मेडल विजेताओं को सबसे अधिक कैश अवार्ड हरियाणा में दिए जा रहे हैं। खिलाड़ी प्रदेश में खेलों की बेहतरी के लिए जो भी अच्छे सुझाव देंगे उन्हें सरकार लागू भी करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमें उस समय दिल से खुशी होती है जब हरियाणा के खिलाड़ी विदेशी धरती पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं। तिरंगा फहराने के साथ जब राष्ट्रीय गान बजता है तो वो सभी भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि आबादी के हिसाब से हरियाणा छोटा राज्य है, लेकिन ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हरियाणा सबसे अधिक पदक हासिल करने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इसके और अच्छे परिणाम आएंगे। वहीं खिलाड़ियों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला खेल अधिकारियों के माध्यम से गांव में खेल के सामान की आवश्यकता के बारे में जानकारी मांगी गई है। वहां से डिमांड आने के बाद ग्राम पंचायतों के माध्यम से खेलों का सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा और हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को खेल प्रतिभाओं को बचपन से तराशा जा सके। लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने आए अर्जुन अवार्डी सुनील कुमार, अंतिम पंगाल ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति से खेलों को बढ़ावा मिला। विशेषकर कुश्ती में हरियाणा ने अलग मुकाम हासिल किया। साथ ही प्रतियोगिता चाहे कोई भी हो, हरियाणा के पहलवान पदक लेकर ही लौटते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, खेल विभाग के उपनिदेशक गिरिराज सिंह, अर्जुन अवार्डी कोच रोहताश दहिया, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच महावीर सिंह सहित तमाम खिलाड़ी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का निमंत्रण दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि राष्ट्रपति ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर से सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। और इस बार सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही करेंगी। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनको सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 का व्यक्तिगत निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करने के उनके निमंत्रण को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वो 2 फरवरी को इस मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन से प्रदेश सरकार के प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा। हरियाणा में जैसा आपने को पता है, सूरजकुंड में हर वर्ष आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला जो लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, 2 फरवरी से वो शुरू हो रहा है। और हमने विचार किया कि इस बार राष्ट्रपति महोदया को हम उसके उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण करेंगे। तो आज मैं निमंत्रण पत्र एक प्रकार से लेकर के उनके पास गया था और उन्होंने निमंत्रण पत्र लिया और बाद में सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि 2 फरवरी को और उद्घाटन के अवसर पर सूरजकुंड मेला में वो आएंगे। इस प्रकार का एक प्रयोजन था मिलने का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जाते ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। और इससे सूरजकुंड मेला जो है, जैसा पहले अच्छा ही चलता है, फिर भी राष्ट्रपति जी का आगमन अगर होता है उद्घाटन में तो उसको और एक बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हर 2 वर्ष में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया था। इसमें देश विदेश के निवेशक भाग लेते हैं और अलग अलग क्षेत्र के लोग वहां पर चर्चा के लिए पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उनके वहां पर कई कार्यक्रम रखे गए। इस कार्यक्रम में अफ्रीकन देशों से हरियाणा का कैसे जुड़ाव हो सकता है और वहां के लोग यहाँ क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है। गुजरात सरकार लगातार, जब मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो हर 2 वर्ष के बाद वाइब्रेंट गुजरात का 3 दिन का कार्यक्रम होता है। उसमें देश और दुनिया के बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत से ऐसे नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होती है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, सेक्टर के लोग वहाँ चर्चा करते हैं 3 दिन। मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ, इस बार फिर 1 दिन के लिए वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल पूरा दिन मेरी भी कुछ मीटिंग्स वहाँ रखी गई है, 1-to-1 भी है और एक राउंड टेबल भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ लोगों के साथ बात होगी। उसमें हम हरियाणा के साथ उन लोगों का कैसे जुड़ाव हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा वहाँ जा कर के योगदान कर सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उनसे हम अपने यहाँ योगदान ले सकते हैं। खास करके एजुकेशन क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है, इसमें जो देश हमारा सहयोग करेंगे। ऐसे खेती में, एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हम वहाँ जाके कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो भी करने के लिए पहले से हमारी बातचीत चल रही है। तो कुछ बात मैच्योर होने की कल ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि सदियों से देशवासियों को इस दिन का इंतजार था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और अब वो शुभ घड़ी आ ही गई है, जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस भव्य मंदिर के उद्घाटन अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और पूरे देश के जनमानस में खुशी की लहर है। आज देश में वैसा ही माहौल है जैसे सदियों पहले भगवान रामचंद्र की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर था। वैसा ही देश में 22 जनवरी को दीपावली जैसा वातावरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन रहेगा। वर्षों, सदियों एक प्रकार से एक इंतजार इस देश के लोगों की है कि राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, वहाँ एक भव्य मंदिर बने। और वर्षों पहले संघर्ष भी बहुत हुए, इसके लिए आंदोलन भी बहुत हुए। उन आंदोलन के बाद एक वातावरण बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म स्थान वहाँ है
उस सारे में एमिकेबली सब बातें हुई हैं। देश की जनता को मैं इस बात की सराहना करता हूं कि उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया और अब उस तैयारी के बाद वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सारे देश में बड़ी खुशी की लहर है और एक प्रकार से रामचंद्र जी के लंका विजय के बाद अयोध्या आने में जैसी दिवाली का वातावरण था वैसा ही 22 जनवरी को देश भर में दीपावली का एक वातावरण रहेगा और इस दिन की शुभकामना सब घर सब करेंगे। ऐसा है कि ये सारे कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है, कोई सरकार का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। समाज में सब संस्थाएं लगी हुई हैं, घर घर जा रही हैं, इस बात का आह्वान भी कर रही हैं कि उस दिन दिवाली मनाई जाए, तो सब लोग करेंगे और इसमें बसें आदि लगाने का कोई यहाँ से प्रावधान नहीं है। हाँ, सरकारी तौर पर हम लोगों ने विचार किया है कि 9 फरवरी को यहाँ से जनता जो जाएगी उसके लिए हम स्पेशल ट्रेन करेंगे ताकि जनता, कुछ लोगों को तो उसमें हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, तीर्थ दर्शन योजना, उसके अंदर फ्री भी ले जाएंगे। एक सीमा है उस आय की, उसके ऊपर के जो लोग अपना किराया भरेंगे और एक ट्रेन यहाँ से जाएगी और भी जो लोग जाना चाहेंगे अपने हिसाब से जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को इस दिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम है, सब संस्थाएं इस कार्य में लगी हैं जो घर घर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से 9 फरवरी को अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत फ्री ले जाया जाएगा और इस योजना के दायरे में नहीं आने वाले लोग जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है वो किराया भरकर जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब, जरूरतमंद और परिवार के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ
एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी। उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहां पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कम आय वाले बुजुर्गों को तीर्थस्थलों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो हरियाणा सरकार जरूरतमंद बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवारों को यहां पर तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या के लिए रवाना होगा ये पहला जत्था। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग खुशहाल हैं। आगामी समय में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल निःशुल्क यात्रा को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात देने वाली है यहाँ पर। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है। इसका सही जवाब है डी, 2 लाख रुपए। ढेर जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं संजना मिश्रा गुरुग्राम से। संजना, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है संदीप ढांडा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के मार्गदर्शन से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसका उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी एवं लाभ दें। सरकार का उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंचे। इसी कड़ी में आज सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे हैं। अभी हमने सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में हमने पाया कि तकरीबन सभी स्टॉल्स पर लोगों का अच्छा जोश है। सभी लोग जितनी संबंधित सूचनाएं हैं वो अपने विभाग के पास जा रहे हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं विभाग कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौके पर ही निदान करें। तो सरकार की इस पहल से लोगों को, आम जनता को काफी फायदा रहेगा। इस योजनाओं का देखिए अलग अलग विभाग है। करीबन हर स्टॉल्स पे हमने देखा है एवरेज 70-80, कहीं जगह 150 भी है। तो करीबन एक कैंप में आमतौर पे 2,500-3 हजार का वो रहता है। ओवरऑल सभी विभागों का अगर जोड़ करें तो उसमें अभी 53 गांव कवर हो चुके हैं। उजाना जो ये है बेल्ट अपने इसमें, और सभी गांव वगैरह में लोगों ने काफी इसको सराहाया है। लोगों का काफी जोड़ है और लोगों को काफी फायदा रहा है इसका। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना। बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना। सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।